स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पिछले जो लास्ट क्लास मैंने लिया था वो हिस्ट्री का लिया था और आई होप मैंने वहाँ पे मोहम्मद गौरी के बारे में उसका पूरा जर्नी बता दिया था। अब मैं दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हेडिंग डालोगे दिल्ली सल्तनत। जैसे जैसे मैं सीरियल वाइज कवर कर रहा हूँ पोर्शन, वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाओ। मेडाइवल हिस्ट्री आप लोग को समझ में आएगा। स्टोरी टाइप बताऊँगा और आप लोग रिकॉल करते रहो। वीडियो एक दो बार सुन लोगे तो स्टोरी टाइप याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था और मैं बोला था कि मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हुई थी बच्चों वो 1206 ईस्वी में हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 1206 से लेके 1526 दिल्ली सल्तनत का ये पीरियड है। लगभग 320 साल दिल्ली सल्तनत चला था, ठीक है बच्चों। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि इसके अंदर बहुत सारा वंश बना था, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि गुलाम वंश, सेकेंड आप लोग बोल सकते हो खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी बोलो या खिलजी वंश बोलो। थर्ड मैंने बोला था तुगलक वंश इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब तुगलक डायनेस्टी। चौथा सैयद डायनेस्टी हो गया, सैयद डायनेस्टी। और पांचवा जो है लास्ट लोदी डायनेस्टी, जो लास्ट डायनेस्टी होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर बच्चों। तो ये 5 मतलब वंश के बारे में हम लोग इसके अंदर जिक्र करेंगे। तो अगले 320 साल का जो बच्चों पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। कहाँ से कहाँ तक इसका पीरियड है, 1206 से लेके 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत की पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है वो ये बनता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। और इसी से यहाँ आगे मैं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करवाऊंगा। इसमें पूछा जाएगा हु इज़ द रियल एंड एक्चुअल फाउंडर। रियल भी पूछ सकता है या आपको एक्चुअल भी बोल सकता है। हु इज़ रियल एंड एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा, तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि फाउंडर अगर सिर्फ पूछे तो आंसर दूसरा होगा और रियल या एक्चुअल फाउंडर पूछे बच्चों तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो अगर फाउंडर पूछे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो आंसर होगा बच्चों फाउंडर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन है सबसे पहला यहीं से ये क्वेश्चन बनेगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों ध्यान देना बच्चों को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की थी बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाम वंश। ये गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही पहला शासक था जो कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की थी बच्चों, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। स्लेव डायनेस्टी मतलब यही गुलाम वंश, ठीक है बच्चों। और इसका जो पीरियड है बच्चों स्लेव डायनेस्टी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पीरियड है वो मतलब ये स्लेव डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 1206 से लेके 1290 तक चला था बच्चों। ये जो गुलाम वंश है वो कब तक चला था, तो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश चला था बच्चों दिल्ली सल्तनत के अंदर। और ये कौन बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्थापना किया था स्लेव डायनेस्टी का बच्चों, ठीक है बच्चों। और हम सब ये भी जानते हैं बच्चों कि स्लेव डायनेस्टी को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, उसको कहते हैं ममलुक डायनेस्टी भी इसको बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में बोलो तो ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से, ममलुक वंश के नाम से जानते हैं। डायनेस्टी का हिंदी क्या होता है बच्चों, वंश, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी को एक और नाम से जानते हैं, क्या, ममलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। स्लेव डायनेस्टी का स्थापना किसने की सबसे पहले हिंदुस्तान में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था बच्चों, ठीक है। और ध्यान रखेंगे बच्चों, मैंने ये तो क्वेश्चन बता ही दिया, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है बच्चों। अब मैं दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया उसका पीरियड क्या था, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सबसे पहले शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक,
ठीक है बच्चों, इसका पीरियड था 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। केवल 4 साल दिल्ली सल्तनत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। ठीक है बच्चों, मोहम्मद गौरी की मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई बच्चों, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मर गया था। और क्योंकि ये भी मैंने बताया था बच्चों कि मोहम्मद गौरी का कोई भी बेटा या उसका उत्तराधिकारी नहीं था, सक्सेसर नहीं था, इसलिए जो उसका जो साम्राज्य था, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसका जो साम्राज्य है वो किस में डिवाइड होगा। तो मैंने ये पिछले लेक्चर में बताया था कि उसका जो हिंदुस्तान का साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया था बच्चों, जो कि गौरी का ही गुलाम था या दामाद है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था या बोलो तो दामाद भी था। ठीक है बच्चों, स्लेव था गौरी का, मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, स्लेव था या उसका दामाद भी था। ठीक है बच्चों, और ये भी मैं बता दूं कि अभी तक जो भी कैपिटल हुआ करता था बच्चा हिंदुस्तान का, मतलब जो भी गौरी के टाइम कैपिटल हुआ करता था वो दिल्ली हुआ करता था बच्चों। हिंदुस्तान का जो कैपिटल दिल्ली हुआ करता था, लेकिन सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आकर जो कैपिटल किया, सब कैपिटल बनाया, वो लाहौर को बनाया, दिल्ली नहीं लाहौर को बनाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक मेड लाहौर हिज फर्स्ट कैपिटल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। मोहम्मद गौरी किसको कैपिटल बनाया था, दिल्ली को बनाया था। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखेंगे बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है उसमें ऐबक का क्या मतलब है, इस ऐबक का क्या मतलब है। जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं सारा आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक। तो ऐबक का जो मीनिंग होता है बच्चों, याद ध्यान रखना बच्चों, ऐबक का मीनिंग होता है गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता इसको बोलते हैं। ऐबक का मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। ठीक है बच्चों, तो मैं ये बता रहा था बच्चों, और मैं आगे बताऊं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि जब वो शासन मतलब अपना वो रूलिंग स्टार्ट किया, रूलर बना जब कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो अपने जनता में लाखों रुपए का दान कर देता था बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जनता को लाखों रुपए का दान कर देता था। क्योंकि इसने लाखों रुपए का दान किया बच्चों, इसलिए इसकी जनता खुश होकर उसे एक टाइटल दी। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने टाइटल दी, वहाँ की जनता ने, लाहौर की जनता ने उसे एक टाइटल दी। किस चीज़ की टाइटल दी, लाख बख्श की टाइटल दी बच्चों, लाख बख्श की। क्यों, क्योंकि ये जब शासन शुरू किया अपना कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो वो लाखों रुपए जनता में दान कर देता था बच्चों। इसलिए जनता खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक से उसको एक टाइटल दी। लाहौर की जनता ने किस चीज़ का टाइटल दी, लाख बख्श की टाइटल दी बच्चों। तो ये पूछा जाएगा बच्चों, ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन एराइज हो जाएगा बच्चों कि इतिहास में लाख बख्श के नाम से कौन से रूलर फेमस हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि हिस्ट्री में लाख बख्श के टाइटल से कौन से रूलर ये फेमस हुए हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इसको, जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं सारा बोलते जा रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बच्चों कि हिंदुस्तान में सबसे पहले आप लोग ये भी जानते हैं, जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि हिंदुस्तान में जो है वो सुल्तान का टाइटल किसने किसने लिया था, खुद से लिया था। ये मैंने बताया था कि सुल्तान का टाइटल कौन दिया करता था, तो बगदाद के शासक ऑफिशियल तौर पे दिया करते थे सुल्तान के टाइटल। जो भी उनके नज़र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ करते था रूलर, उसको बगदाद के शासक के द्वारा सुल्तान का टाइटल दिया जाता था। लेकिन हमने ये पढ़ाया था मोहम्मद गजनवी के टाइम में, महमूद गजनवी के टाइम में और मोहम्मद गौरी के टाइम में, ये मैंने बोला था कि उसने सुल्तान की टाइटल खुद लिया था, उसको बगदाद के शासक द्वारा नहीं दिया गया था। ये मैं आपको बताया था कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने सुल्तान की टाइटल खुद ब खुद मतलब वो धारण किया था, उसको बगदाद के शासक द्वारा नहीं दिया गया था। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जैसे महमूद गजनवी खुद सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था, मोहम्मद गौरी ने भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था, तो आप ये भी पूछ सकते हो सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चीज़ का टाइटल खुद लिया था। तो उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने किस चीज़ की टाइटल लिया। तो ध्यान रखना बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक सिपाहा सालार का टाइटल खुद ब खुद लिया। किसका टाइटल लिया, सिपाहा सहलार का, सिपाहा सहलार का, हिंदी भी लिख देता हूं बच्चों, सिपाहा सहलार का, सिपाहा
सालार का किस चीज़ का टाइटल लिया? जैसे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी सुल्तान का टाइटल खुद धारण किया था, उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चीज़ का टाइटल धारण किया? खुद धारण किया। किस चीज़ का? सिपाह सालार का धारण किया बच्चों। और ये सिपाह सालार का मतलब क्या होता है बच्चों? ये सिपाह सालार का मतलब होता है बच्चों आर्मी चीफ। क्या होता है बच्चों? आर्मी चीफ मतलब सेनापति। ठीक है बच्चों। और दोस्तों ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत के इतिहास का ये ऐसा कौन सा शासक था, या दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो अपने सिंहासन पे कभी नहीं बैठा बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है बच्चों कि भारत के इतिहास का वो ऐसा कौन सा शासक था, या दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐसा कौन सा शासक था जो कि अपना सिंहासन पे कभी नहीं बैठा। तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों ध्यान रखना मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खुद को क्या मानता था? स्लेव मानता था, गुलाम मानता था। किसका? मोहम्मद गौरी का। और बच्चों इसलिए वो हमेशा सेनापति के ही गद्दी पे बैठ के वो रूल किया दिल्ली सल्तनत को, सिंहासन पे नहीं बैठा। अपना जो सिंहासन होता है शासक का, उस पे नहीं बैठा बच्चों, वो सेनापति के गद्दी पे बैठा। क्यों? क्योंकि वो खुद एक गुलाम मानता था मोहम्मद गौरी का, इसलिए वो सेनापति के गद्दी पे बैठ के ही वो रूल किया दिल्ली सल्तनत को। तो ये क्वेश्चन बनता है बच्चों कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द ओनली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु नेवर यूज हिज थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन। उसने अपना कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा, न यूज किया। वो किस गद्दी पे बैठ के रूलिंग करता था? सेनापति के गद्दी पे ही बैठ के रूल करता था। और सिपाह सालार किसने टाइटल लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना टाइटल क्या एक्सेप्ट किया? सिपाह सालार का। जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने किस चीज़ का टाइटल लिया था खुद ब खुद? सुल्तान का बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे मैं बताऊं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना गुलाम, जैसे कि मोहम्मद गौरी ने अपना गुलाम किसको बनाया था? मोहम्मद गौरी ने किसको अपना गुलाम बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना किसको गुलाम बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना स्लेव किसको बनाया बच्चों? तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश को बनाया। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। उसी तरह से इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और बच्चों ध्यान रखना, इसी गुलाम को, इसी इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक आगे जाके गवर्नर बना दिया। कहाँ का? बदायूं। बदायूं एक जगह है बच्चों जो कि यूपी में पड़ता है। आगे जाके कुतुबुद्दीन ऐबक अपना गुलाम इल्तुतमिश को गवर्नर बना दिया। कहाँ का? बदायूं का। बदायूं अभी यूपी में पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं ये बता रहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में क्या क्या हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो अभी मैंने बताया था 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक चला था। केवल 4 साल ही शासन किया था गुलाम वंश के अंदर। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हो गई थी वो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो जब पोलो खेल रहा था बच्चों, एक पोलो गेम होता है, जब वो पोलो खेल रहा था बच्चों, तो इतिहासकार ये बोलते हैं बच्चों कि जब वो पोलो खेल रहा था तो अपने घोड़े से नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी बच्चों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? 1210 ईस्वी में। कैसे मृत्यु हो गई बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज डाइड व्हाइल ही प्लेइंग पोलो। ठीक है बच्चों, तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। केवल 4 साल ही दिल्ली सल्तनत के अंदर, गुलाम वंश के अंदर उसने शासन किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कहाँ मरा था बच्चों पोलो खेलते? पोलो कहाँ खेल रहा था? लाहौर में। तो क्योंकि वो लाहौर में मरा बच्चों, लाहौर जिसका जो कि वो कैपिटल अपना बनाया था, राजधानी बनाया था, लाहौर में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसका जो कब्र है मकबरा, जिसको बोलते हैं मकबरा, मरने के बाद जो कब्र होता है, कब्र को इंग्लिश में बोलते हैं टॉम। क्योंकि वो लाहौर में मरा, इसलिए उसका जो टॉम है, कब्र है, मकबरा है, वो कहाँ है? वो भी लाहौर में ही है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉम कहाँ पे मौजूद है? तो लाहौर में ही मौजूद है, क्योंकि वो लाहौर में मरा था बच्चों। ठीक है बच्चों, और मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था बच्चों कि हम सब जानते हैं कि जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था बच्चों, वो किसने शुरुआत किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था बच्चों। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का ये कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था बच्चों? पूरा कंस्ट्रक्शन वो तो आधा ही कर पाया था। कंस्ट्रक्शन शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया? उसी का गुलाम। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया। लेकिन शुरुआत किसने करवाया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 2 क्वेश्चन और बन सकता है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करवाया, इल्तुतमिश ने, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किसने करवाया बच्चों, शुरू किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों। ठीक है बच्चों। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गई बच्चों कब, 1210 ईस्वी में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत पे अब ये क्वेश्चन एराइज हुआ कि सिंहासन पे कौन बैठेगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद बच्चों दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे बैठा उसका बेटा, जिसका जो क्या नाम था बच्चों, आराम शाह। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम था, जो कि अपने पिता के मरने के बाद 1210 ईस्वी में जब उनके पिता मर गए तो 1210 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे कौन बैठ गया बच्चों, उसका बेटा आराम शाह। ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, ये कुछ ही महीने तक स्लेव डायनेस्टी के अंदर शासन कर पाया। दिल्ली सल्तनत के अंदर अभी क्या पढ़ रहे हैं, मैं स्लेव डायनेस्टी ही तो पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, गुलाम वंश पढ़ रहे हैं ना। तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुछ ही महीने तक ये आराम शाह शासन कर पाया। क्यों, ऐसा क्यों बच्चों, तो मैं इसके पीछे का स्टोरी बताता हूँ बच्चों। जब आराम शाह सिंहासन पे बैठा बच्चों, तो ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई किसको, इल्तुतमिश को, जो कि गुलाम था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का बच्चों। ठीक है बच्चों। जो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का, अभी मैंने बताया। तो बदायूं में बैठा इल्तुतमिश को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई कि दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसी का बेटा आराम शाह। ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई इल्तुतमिश को। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश का कहना था बच्चों कि ये स्लेव डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या चल रहा है, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्या, गुलाम वंश। तो देखा जाए तो सही मायने में गुलाम तो मैं हूं ना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो मैं हूं, इल्तुतमिश हूं, मतलब इल्तुतमिश था ना गुलाम उसका। तो सही मायने में मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए था। क्यों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश चल रहा है, और एक्चुअल में गुलाम तो मैं था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसलिए आराम शाह के सिंहासन पे बैठने का बात इल्तुतमिश को बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि सही मायने में इल्तुतमिश ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए वो सिंहासन पे बैठना चाहता था बच्चों। ठीक है बच्चों। बस इसी उद्देश्य से बच्चों एक रिवोल्ट किया गया, बगावत किया गया बच्चों, किसके किसके बीच में, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में एक बगावत हो गया बच्चों। और इल्तुतमिश ने अपनी सेना को लेकर बदायूं से लाहौर की तरफ बढ़ा, बदायूं से अपनी सेना को लेकर लाहौर की तरफ बढ़ा, और उधर से लाहौर की तरफ से डिफेंड करने के लिए आराम शाह बढ़ा बच्चों। आराम शाह भी आया डिफेंड करने के लिए, और इन दोनों के बीच में बच्चों एक युद्ध लड़ा गया बच्चों। कौन से ईस्वी में, 1211 ईस्वी में बच्चों। किसके बीच में युद्ध लड़ा गया, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध लड़ा गया बच्चों, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ जूड। ये इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों। 1211 ईस्वी में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ जूड, मतलब जूड का युद्ध लड़ा गया बच्चों। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस बैटल में इल्तुतमिश ने आराम शाह को डिफीट कर दिया, हरा दिया और इसको मार दिया, और खुद दिल्ली सल्तनत का अगला रूलर बन गया। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है बच्चों, यह स्टोरी था पूरा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इल्तुतमिश अगला रूलर बन गया दिल्ली सल्तनत के अंदर, और इस युद्ध में आराम शाह को पराजित कर खुद दिल्ली सल्तनत का रूलर, अगला शासक बन गया। कौन, इल्तुतमिश। तो अब हम अगला किसके रूलिंग पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। इल्तुतमिश का जो रूलिंग पीरियड था वो 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा। ठीक है बच्चों। और अगला जो क्वेश्चन बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हु इज द एक्चुअल एंड रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, हु इज द एक्चुअल एंड रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है बच्चों, कौन दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर था। जैसे कि मैं आती के साथ एक क्वेश्चन करवाया था, हु इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आंसर क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगला क्वेश्चन बनता है, हु इज द एक्चुअल एंड रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन एक और बनता है बच्चों, इल्तुतमिश, पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया।
अब बोलोगे कि सर ये क्या लॉजिक हुआ, आपने पिछले लेक्चर में ये बताया था जब महमूद गजनवी पढ़ा रहा था आपने और मोहम्मद गौरी जब पढ़ाया था, आपने ये बोला था कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था खुद ब खुद। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, मैंने ये भी बताया था कि सुल्तान का उपाधि किसके द्वारा दिया जाता था, बगदाद के शासक के द्वारा ऑफिशियली तौर पे दिया जाता था। जिसको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते थे उसको बगदाद के शासक द्वारा सुल्तान की उपाधि दिया जाता था। लेकिन महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने खुद ब खुद लिया था, उसको बगदाद के शासक द्वारा नहीं दिया गया था। और एक्चुअल में सुल्तान का टाइटल क्या कहलाता था, बगदाद के शासक के द्वारा जो दिया जाता था। इसलिए इल्तुतमिश को बगदाद के शासक के द्वारा दिया गया था सुल्तान का टाइटल, वो खुद ब खुद नहीं लिया था। इसलिए इल्तुतमिश को पहला सुल्तान इंडिया का बोला जाता है बच्चों, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो खुद ब खुद टाइटल एक्सेप्ट किया था, ना कि उसको बगदाद के शासक के द्वारा दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या। और इल्तुतमिश ने ये घोषणा आगे जाके करवाया बच्चों, एक घोषणा किया, अपील करवाया बच्चों कि दिल्ली सल्तनत में अब मेरे बाद जितने भी रूलर आएंगे बच्चों, मेरे जाने के बाद जो भी रूलर आएंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो सारे के सारे सुल्तान कहलाएंगे और सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इल्तुतमिश से लेकर जो भी दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर बना बच्चों, वो सारे के सारे सुल्तान कहलाएंगे। और ध्यान रखना बच्चों, अभी मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, 1206 से लेके 1526 ईस्वी में। तो लास्ट रूलर जो बना था दिल्ली सल्तनत के अंदर वो 1526 ईस्वी में बना था। और इल्तुतमिश ने ये घोषणा करवाया कि मेरे जाने के बाद जो भी रूलर आएंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो सारे के सारे सुल्तान कहलाएंगे। तो क्वेश्चन तो ये तो बन गया कि पहला हिंदुस्तान का सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है बच्चों कि लास्ट सुल्तान भारत का कौन था, हु इज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन लिख लो बच्चों, हु इज द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। और लास्ट सुल्तान कब बना था बच्चों, 1526 ईस्वी में। और कौन था वो, ये आप ध्यान रखना बच्चों कि कौन था वो, तो वो कोई और नहीं, लोधी वंश का आखिरी, जब मैं लोधी वंश पढ़ाऊंगा दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो उसका आखिरी रूलर कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन था बच्चों, इब्राहिम लोदी। और यही इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर हिंदुस्तान में मुगल वंश का स्थापना करेगा। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो उसमें पढ़ाऊंगा कि इसी जो इब्राहिम लोदी है वो लोदी वंश का आखिरी रूलर होता है। और इसी इब्राहिम लोदी को बाबर हिंदुस्तान में आता है और मारता है और मुगल वंश की स्थापना करेगा हिंदुस्तान के अंदर। तो क्वेश्चन अभी ये है, बस इतना है, हु इज़ द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा बच्चों, इब्राहिम लोदी। कब बना था, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था लोदी वंश के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको लिखवा दिया बच्चों। अब इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कुछ अच्छे चीज़ किए, वो मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। इल्तुतमिश स्टार्टेड सिल्वर कॉइन। इल्तुतमिश ने क्या स्टार्ट किया अपने शासनकाल में, सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन स्टार्ट किया अपने रूलिंग पीरियड में। और ध्यान रखना बच्चों, सिल्वर कॉइन को उस टाइम क्या बोला जाता था बच्चों, चांदी के सिक्कों को बोला जाता था बच्चों टका या टंका। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, टका या टंका बोला जाता था सिल्वर कॉइन को, जो कि इल्तुतमिश ने अपने पीरियड में, रूलिंग पीरियड में स्टार्ट करवाया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। और कॉपर कॉइन, तांबा के सिक्कों को क्या बोला जाता था बच्चों, जीतल। क्या, जीतल। ठीक है बच्चों, तो दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा जाए मेन करेंसी क्या होती थी, तो यही होती थी क्या, सिल्वर, चांदी के सिक्के जो कि टंका कहलाता था, और तांबे के सिक्के जो कि जीतल कहलाता था। और दोस्तों ध्यान रखना बच्चों, जो टंका है वो आज भी चलता है बच्चों। ये कहाँ की करेंसी है, आपको ये जनरल नॉलेज का सवाल बेहद जानना जरूरी है। टंका जो है वो बांग्लादेश की अभी भी करेंसी है बच्चों। बांग्लादेश की करेंसी को क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की करेंसी को टका। बांग्लादेश की जो करेंसी है उसको क्या बोलते हैं, टका। ठीक है बच्चों, और इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में सिल्वर कॉइन चलाया था जिसको टका या टंका बोलते थे, और कॉपर कॉइन चलाया था जिसको जीतल बोलते थे बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बताऊँ स्टोरी, ठीक है आगे बताता हूँ।
जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के अंदर शासन कर रहा था बच्चों, तो उसी के शासन काल के दौरान उसके राजगद्दी पे नज़र पड़ी किसको? यल्दौज की। अब बोलोगे सर ये यल्दौज कहाँ से आ गया? बच्चों पिछले लेक्चर आप लोग ने ध्यान से सुना होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी के मेन जो गुलाम थे उसमें एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि उसका दामाद भी था और गुलाम भी था, और दो और गुलाम के बारे में बताया था बच्चों जो कि मोहम्मद गौरी का मेन गुलाम था। उसमें यल्दौज एक नाम लिया होगा बच्चों और एक कुवाचा लिया होगा, ध्यान है आप लोग को। और मैंने ये बताया था बच्चों कि मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ये सवाल उठा था कि आखिर मोहम्मद गौरी का इतना साम्राज्य, उसका ना बेटा था ना सक्सेसर था, तो आखिर ये साम्राज्य ये कौन देखेगा? तो ये डिसाइड हुआ था बच्चों के जो हिंदुस्तान का साम्राज्य था वो कुतुबुद्दीन ऐबक संभालेगा, और ये गजनी का जो साम्राज्य है वो कौन संभालेगा? यल्दौज संभालेगा। और कुवाचा को क्या दिया गया था बच्चों? कुवाचा को दिया गया था अफगानिस्तान का काबुल और कंधार दिया गया था बच्चों। ये मैं बता चुका हूँ बच्चों मोहम्मद गौरी जब पढ़ा रहा था कि मोहम्मद गौरी के टोटल 3 मेन गुलाम थे जो कि कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुवाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था भारत का साम्राज्य जब मोहम्मद गौरी मर गया था तो, और ये यल्दौज को मिला था गजनी का साम्राज्य, और कुवाचा को मिला था अफगानिस्तान का काबुल और कंधार। तो यही यल्दौज की नज़र पड़ी इल्तुतमिश के गद्दी पर। और ध्यान रखना बच्चों कि इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था बच्चों, तो इसी यल्दौज की नज़र पड़ी दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और इसी यल्दौज ने दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर दिया बच्चों। और ध्यान रखेंगे बच्चों कि 1215 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। समझ में आ रहा है बच्चों? जब यल्दौज दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक कर दिया बच्चों, तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया कौन से ईस्वी में? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1215 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। 1215 ईस्वी में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है बच्चों, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। और ये थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में हुआ बच्चों? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में हुआ बच्चों, इल्तुतमिश। और मैंने 2 बैटल पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मैंने बता दिया था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मैंने बता दिया था। ये 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। आई होप आप लोग को याद होगा। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच में हुआ था? फर्स्ट बैटल और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। फर्स्ट बैटल किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने। आई होप आप लोग को याद होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1215 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच में? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। और ये युद्ध किसने जीता बच्चों? ये युद्ध इल्तुतमिश ने जीता और यल्दौज को डिफीट कर दिया। और जब यल्दौज डिफीट हो गया, हार गया, तो वो अपनी सेना को लेके भाग गया गजनी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब हुई बच्चों? 1215 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। किसने जीता बच्चों? इल्तुतमिश ने। और जैसे ही यल्दौज हारा, वो अपनी सेना को लेकर फिर भाग गया कहाँ? गजनी। ठीक है बच्चों। अब एक और घटना महत्वपूर्ण हुई थी बच्चों इल्तुतमिश के शासन काल में ही। क्या हुई थी वो महत्वपूर्ण घटना बच्चों? ध्यान रखना बच्चों कि इल्तुतमिश के ही शासन काल में बच्चों मंगोलों का आक्रमण हो गया बच्चों। किसका? मंगोलों का आक्रमण। मंगोलों का आक्रमण हो गया बच्चों। मंगोलिया से अटैक, मतलब मंगोलों का आक्रमण हो गया इल्तुतमिश के शासन काल में। एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इल्तुतमिश के शासन काल में ही मंगोलों का आक्रमण हो गया बच्चों। और मंगोलिया एक शहर का नाम है बच्चों। मंगोलिया एक शहर का नाम है जो कि चाइना से ऊपर, आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे बीच में एक कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है बच्चों, जो कि मंगोलिया कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलों का आक्रमण हो गया इल्तुतमिश के ही शासन काल में। और मंगोल से आया था बच्चों एक खूंखार क्रूअल, मतलब एक आया था शासक आया था, सबसे खतरनाक शासक, जो कि कब आया था? 1221 ईस्वी में। कौन वो खतरनाक शासक आया था मंगोलिया से आक्रमण करने के लिए? तो आप ध्यान रखिएगा कि 1221 ईस्वी में आया था इन्वेजन ऑफ चंगेज़ खान, जो कि आप बोल सकते हो चंगेज़ खान आया था मंगोलिया से अटैक करने के लिए। किस पे? दिल्ली सल्तनत के अंदर आया था, भारत के अंदर आया था वो अटैक करने के लिए। और ये इल्तुतमिश के ही शासन काल में हुआ था बच्चों, भारत पे अटैक करने के लिए आया था। ठीक है बच्चों।
तो 1221 ईस्वी में ही इल्तुतमिश के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, इन्वेजन ऑफ चंगेज खान, जो कि चंगेज खान भी बोला जाता है बच्चों। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ चंगेज खान, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ जेंगिस खान या चंगेज खान, व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ जेंगिस खान। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द रियल नेम ऑफ या एक्चुअल नेम ऑफ जेंगिस या चंगेज खान, तो आंसर है तैमुजीन। चंगेज खान या जेंगिस खान का ये असली नाम क्या था, तैमुजीन। ठीक है बच्चों, और ये एक मंगोल का शासक था, जो कि अभी मैंने बताया कि मंगोलिया एक शहर है जो कि चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे एक कोल्ड डेजर्ट कंट्री है, उसको मंगोलिया कहते हैं बच्चों। और ध्यान रखना बच्चों कि मंगोलिया ऐसा शहर है बच्चों जहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उससे 3 गुना वहाँ घोड़े पाए जाते हैं बच्चों। और मंगोलिया का घोड़ा बहुत प्रसिद्ध घोड़ा माना जाता है बच्चों। और जब नरेंद्र मोदी पहले नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री बने थे बच्चों भारत के, जो कि मंगोलिया कंट्री का विजिट करने गए थे बच्चों, पहले प्रधानमंत्री बने थे। और जब मंगोलिया के राष्ट्रपति जब नरेंद्र मोदी को एक भूरे रंग का घोड़ा गिफ्ट किया था बच्चों, जिसका नाम क्या था बच्चों, कंथक। उस घोड़े का नाम क्या था, कंथक। ठीक है, नरेंद्र मोदी जब मंगोलिया के विजिट करने गए थे तो वहां के राष्ट्रपति एक भूरे रंग के घोड़े गिफ्ट किए थे, जो कि किस नाम से जाना जाता था, कंथक। उस घोड़े का नाम क्या था बच्चों, कंथक। और जैसे ही नरेंद्र मोदी विजिट करने गए, आपको भी पता है कि जहां जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाते हैं कुछ ना कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। और इसी से रिलेटेड एसएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया करंट अफेयर का, जो कि हिस्ट्री में पूछा गया कि कंथक जो घोड़े का नाम है वो भारत के इतिहास में किसके घोड़े का नाम था। भारत के इतिहास में कंथक किसका घोड़े का नाम था, तो आंसर है गौतम बुद्ध या आप बोल सकते हो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जो घोड़े का नाम था वो भी क्या था, कंथक। और कंथक नाम के घोड़े मंगोलिया के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को गिफ्ट भी किए थे। इस कारण से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया था कि कंथक नाम का भारत के इतिहास में किसके घोड़े का नाम था, तो आंसर था सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध। तो मैं ये बता रहा था बच्चों कि चंगेज खान, जो कि उसका असली नाम तैमुजीन था, वो मंगोलिया का रूलर था बच्चों। और चंगेज खान एशिया का सबसे क्रूरर मतलब ये बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, बदमाश शासक था बच्चों। और इतना बदमाश शासक था कि वो खुद जानता था कि उसकी जनता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है बच्चों। और ये भी जानता था बच्चों कि जिस दिन वो मरेगा उस दिन उसके डेड बॉडी को भी तहस नहस कर देगी उसकी जनता। इसलिए चंगेज खान ने अपने सेनापति को आदेश दिया था बच्चों कि जब मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद जो भी लोग मुझे दफनाने जाएं वो लौट कर वापस नहीं आने चाहिए। ये उसने सेनापति को अपने ऑर्डर दिया था बच्चों। और भारत के इतिहास में ऐसा पहला शासक होगा जिसका कब्र के बारे में, मकबरा या टॉम के बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि उसने आदेश ही दे दिया था अपने सेनापति को कि मेरे मरने के बाद जो भी मुझे लोग दफनाने जाएं वो लौट कर वापस नहीं आने चाहिए। इसलिए अभी तक ये पता नहीं है कि चंगेज खान का कब्र या मकबरा कहाँ मौजूद है बच्चों। ठीक है बच्चों, और आखिर ये चंगेज खान भारत आया क्यों था बच्चों, इसके पीछे का लॉजिक ये था बच्चों कि चंगेज खान का एक छोटा भाई था बच्चों, जिसको उज्जैन एक जगह का नाम था, जहाँ के उज्जैन के शासक जिसका नाम क्या था बच्चों, उज्जैन का शासक। मैं अब बताने जा रहा हूँ कि चंगेज खान आखिर भारत क्यों आया था इल्तुतमिश के टाइम। इसके पीछे का स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ कि चंगेज खान का एक छोटा भाई था बच्चों जो जिसको मार दिया था। कहाँ के, उज्जैन के शासक का क्या नाम था बच्चों, जलाउद्दीन मंगवर्णी नाम था बच्चों। चंगेज खान का एक छोटा भाई था जिसको मार दिया था किसने, उज्जैन के शासक जलाउद्दीन मंगवर्णी ने। और इसी का पीछा करते हुए बच्चों कौन आ गया था, चंगेज खान भारत आ गया था बच्चों। और जब जलाउद्दीन मंगवर्णी जब सिंध पहुंचा बच्चों तो उसने इल्तुतमिश से मदद मांगी बच्चों, इल्तुतमिश के पास संदेश पहुंचवाया बच्चों और इल्तुतमिश से मदद मांगी। और जैसे ही चंगेज खान को ये पता चला कि जलाउद्दीन मंगवर्णी इल्तुतमिश से मदद मांग रहा है
तो ये चंगेज़ खान ने भी एक संदेश पहुंचवाया इल्तुतमिश के पास और बोला कि अगर तुमने गलती से भी जलाउद्दीन मंगवर्नी की अगर मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर दूंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये किसने धमकी दी बच्चों? चंगेज़ खान ने। अभी मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों कि आखिर चंगेज़ खान भारत क्यों आया। चंगेज़ खान के भारत आने का पीछे का कारण यही था कि उसका एक छोटा भाई था जो मार दिया था किसने? उज्जैन के शासक जलाउद्दीन मंगवर्नी ने। और इसी का पीछा करते करते बच्चों भारत आ गया था चंगेज़ खान। और जब उसे पता चला कि जलाउद्दीन मंगवर्नी इल्तुतमिश से मदद मांग रहा है तो उसने भी संदेश पहुंचवाया। किसने? चंगेज़ खान ने। किसके पास? इल्तुतमिश के पास, कि अगर तुमने गलती से भी जलाउद्दीन मंगवर्नी की अगर मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत पर अटैक कर दूंगा और डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम सब जानते हैं बच्चों, और आप जानते भी होंगे बच्चों कि मतलब, और उसने ये भी कहा था बच्चों, किसने? चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को, कि अगर आप दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित पाना चाहते हैं तो आप जलाउद्दीन मंगवर्नी की मदद बिल्कुल भी ना करें। और मैं वादा करता हूँ, ये भी चंगेज़ खान ने उस चिट्ठी में लिखा इल्तुतमिश को, कि और मैं वादा करता हूँ कि मैं सिंध आऊँगा, भारत आऊँगा और सिंध पे अटैक करूँगा और जलाउद्दीन की हत्या करके मैं वहीं से वापस चला जाऊँगा। मैं दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं करूँगा। ठीक है बच्चों? कब ये प्रॉमिस मैं कब निभाऊंगा? जब तुम जलाउद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं करोगे। अब धर्म संकट में कौन फंस गया? इल्तुतमिश। कि आखिर वो क्या करे, जलाउद्दीन की मदद करे या ना करे। तो इल्तुतमिश ने सूझबूझ से काम लिया बच्चों और जलाउद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं की। और इसलिए 1221 ईस्वी में चंगेज़ खान भारत आया और सिंध पर अटैक किया और जलाउद्दीन की हत्या की और वो अपने वादा पूरा किया और वहीं से वापस लौट गया, सिंध से ही वापस लौट गया, दिल्ली सल्तनत के तरफ नहीं गया अटैक करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कि अगर इल्तुतमिश तुम जलाउद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं करोगे तो मैं सिंध से ही वापस लौट आऊँगा अटैक करके, जलाउद्दीन को मार करके मैं सिंध से ही वापस लौट आऊँगा। और वो वादा निभाया उसने सिंध पे अटैक किया चंगेज़ खान ने 1221 ईस्वी में और वहीं से लौट गया जलाउद्दीन मंगवर्नी की हत्या करके बच्चों। और इतिहासकार बच्चों ये बोलते हैं बच्चों कि अगर इल्तुतमिश ने जलाउद्दीन की मदद की होती बच्चों, कि अगर जलाउद्दीन की इल्तुतमिश ने मदद की होती बच्चों, तो आज हम ये सब तुर्किश इन्वेजन नहीं पढ़ रहे होते बच्चों। अगर इल्तुतमिश ने मदद कर दी होती बच्चों जलाउद्दीन की, तो चंगेज़ खान दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देता बच्चों, और आज हम यहाँ तुर्किश इन्वेजन नहीं पढ़ के मंगोलैंड रूल पढ़ रहे होते बच्चों, क्योंकि वो मंगोलिया से आया था। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि अगर वो दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देता बच्चों चंगेज़ खान, तो आज हम लोग तुर्किश इन्वेजन के बारे में नहीं पढ़ रहे होते बच्चों, आज हम मंगोलैंड रूल पढ़ रहे होते बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये भाग मनाइए कि इल्तुतमिश से सूझबूझ से काम लिया और जलाउद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं की, इस वजह से चंगेज़ खान ने दिल्ली सल्तनत पे अटैक नहीं किया और वो सिंध से ही वापस लौट गया बच्चों। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, और कल मैं आगे यहीं से कंटिन्यू करूँगा।